दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और जानकारी के अनुसार अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या की गई। पार्किंग विवाद को लेकर यह हत्या हुई है। स्कूटी की पार्किंग को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर हत्या कर दी गई। आसिफ कुरैशी नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि ये एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, जिनकी पार्किंग को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसिफ कुरैशी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां के निजामुद्दीन इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा वाकया बताएं और साथ ही पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है, पूरा मामला क्या रहा? जी देखिए, जो अभी तक शुरुआती जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है कि पार्किंग विवाद को लेकर ये सनसनीखेज मर्डर किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये निजामुद्दीन थाना के भोगल का ये पूरा मामला है। जिस शख्स की हत्या हुई है वो शख्स जो एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, उनका चचेरा भाई बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें स्कूटी जो है वो साइड हटाकर लगाने के लिए बोला गया था, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उसी स्कूटी को हटाने को लेकर ये विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि सामने वाले शख्स ने आदमी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है और जैसे ही चीजें सामने निकल कर आएंगे पुलिस और ज्यादा ब्रीफ करेगी। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जो जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी में पार्किंग विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें जो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी है उनके चचेरे भाई की हत्या की गई है। ठीक सुशील, आप नजर बना के रखेगा, जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के निजामुद्दीन हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हुई है। निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। स्कूटी को हटाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। पार्किंग को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसिफ कुरैशी, जो कि हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई। पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी और उसके बाद कहासुनी झगड़ा हुआ और उसके बाद इन 2 भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गया और उसकी हत्या कर दी। वो आसिफ नाम था मेरे भाई का और वो चिकन सप्लाई का काम करते थे। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा। नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। गौतम और उज्जवल कुछ बता रहे हैं उनका नाम। कौन सा जगह? पुलिस को यही 11, साढ़े 10, 11-12 बजे पता लगा है पूरा। अच्छा। जी, मेरी भाभी ने फोन करा कि ऐसे ऐसे वो आसिफ भाई को मारा है इन्होंने, मेरे भाई को, जल्दी आप आ जाओ भागकर। तो मैं जब भी फौरन वहां से निकल के भाग के आया तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा भाई उस साइड पे वहां रोड पे पड़ा हुआ था। और यूपी के शामली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी और किसी को शक न हो इसके लिए लूट की पूरी कहानी रची गई, लेकिन पुलिस ने षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। पत्नी के द्वारा पति के मर्डर की साजिश को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वो अपने पति शहनवाज के साथ बाइक पर एक शादी में शामिल होने जा रही थी। तभी 4 बदमाशों ने बाइक को ओवरटेक किया और शहनवाज पर चाकू से हमला कर दिया और जब शहनवाज घायल हो गया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची तो मृतक के परिजनों ने हत्या के साथ 1.5 लाख रुपए की दूल्हे के लिए ले जाई जा रही नोटों की माला और बाइक लूटने की रिपोर्ट लिखाई। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मामला प्रेम प्रसंग के लिए की गई हत्या का निकला। दरअसल मृतक शहनवाज के मौसेरे भाई तसव्वुर से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी जब शहनवाज को हुई तो उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर शहनवाज की हत्या की योजना बनाई और फिर प्लान के तहत शहनवाज की हत्या कर दी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। यहां के सरकारी अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। ये बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ के डॉक्टर की नजर इतनी तेज है कि टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज कर देते हैं। फिर चाहे मरीज तड़पता रहे, उसकी जान जोखिम में पड़ जाए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही उस वक्त हुआ जब एक्सीडेंट में घायल मरीज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। स्ट्रेचर पर लेटा मरीज दर्द से तड़पता रहा। परिजन उसे हाथ से हवा देते रहे और टॉर्च की रोशनी में उसका इलाज किया गया। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती और भी मरीजों को भी सिस्टम की मार झेलनी पड़ रही है। वही मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के छिंदवाड़ा में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब मॉल की लिफ्ट अचानक से गिर गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। ये हादसा V2 शॉपिंग मॉल में उस वक्त हुआ जब तय कैपेसिटी से ज्यादा लोग लिफ्ट में चढ़ गए, जिससे लिफ्ट टूट गई और जैसे ही लिफ्ट गिरी, शॉपिंग मॉल में चीख पुकार मच गई। सिक्योरिटी स्टाफ ने लिफ्ट से लोगों को निकाला, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। महिलाओं को चोट आई है, सभी महिलाओं को चोट आई है, कमर में, किसी को एड़ी में, किसी को। वहीं लिफ्ट टूटने से मॉल में मौजूद दूसरे ग्राहक दहशत से भर गए, जिसके बाद लोग लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे। मॉल के बाहर भी लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जांच में पता चला कि ओवरलोड की वजह से हादसा हुआ और हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई ऑपरेटर नहीं था, जिसकी वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट ओवरलोड हो गई। अब पुलिस लिफ्ट की मेंटेनेंस, सर्विसिंग और लाइसेंस से जुड़े दूसरे दस्तावेजों की जांच कर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मी के इस खौफनाक कदम से एसपी ऑफिस से लेकर अस्पताल तक हलचल मच गई, क्योंकि यह घटना तब घटी जब एसपी ऑफिस में जन सुनवाई चल रही थी। उसी वक्त महिला कांस्टेबल की हालत बिगड़ गई। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जहरीले पदार्थ के सेवन की बात सामने आई। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी सुमन चौधरी मऊ के रामपुर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, जो किसी काम से एसपी ऑफिस पहुंची थी, जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। फिलहाल महिला कांस्टेबल की हालत में सुधार बताया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मामले में चुप्पी साध रखी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक परिवार में उस वक्त मातम पसर गया जब रक्षाबंधन के ठीक 2 दिन पहले भाई बहन को जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने से दोनों भाई बहन की मौत हो गई। घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। दरअसल कटनी से 35 किलोमीटर दूर गांव धरवारा में रात को सोते वक्त सांप ने पहले बेड पर सो रही बहन को डसा, फिर जमीन पर लेटे भाई को काट लिया। परिजन दोनों को तड़पता देख फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पल भर में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। 3 बजे रात के काटा सर्प ने, तो देखा तो लड़की के जांग पे काट दिया। दोनों भाई बहन। इस दर्दनाक घटना से न केवल परिजन बल्कि पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर व्यापारी के परिवार को 2 नौकरानी ने खाने में नशीले पदार्थ को देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों नौकरानी को व्यापारी के घर से बाहर निकलता साफ देखा जा सकता है। एक के हाथ में एक थैला भी है। आरोप है कि दोनों नौकरानियों ने मिलकर घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भाई ये इनके घर में देखने के लिए गई थी मेरे बेटे की बहू,
और वहाँ देखा ये बेहोश दोनों की दोनों, और उन्होंने देखा वो जो काम करने वाले इनके जाते ही वो बाहर निकल के भागने शुरू कर दिया। वहीं जहरीला खाना खाने से घर पर मौजूद सदस्य बेहोश हो गए। एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और दोनों नौकरानियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है। ये दूसरी बार है जब उनके कैफे को निशाना बनाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक कार में बैठकर कैफे की ओर गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं, वो भी पूरे 6 राउंड। कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो नाम के गैंगस्टर ने ली है, जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उसने मुंबई में भी कार्रवाई की धमकी दी है। कपिल शर्मा के कैफे में गोलियां तब चली जब कुछ कर्मचारी रेस्टोरेंट के अंदर थे। राहत की बात यह है कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। कपिल शर्मा ने 3 दिन पहले ही अपने कैफे पर गोलीबारी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनका परिवार डरने वाला नहीं है। 1 महीने के अंतराल में दूसरी बार गोलीबारी होने के बाद भी अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक युवक बाइक समेत बह गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज था। दरअसल युवक बाइक लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर भरे पानी में बह गया। युवक ने मदद के लिए आवाज लगाई। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक न चली। एक ही झटके से युवक एक गली से दूसरी गली में पहुंच गया। हालांकि बाद में इस युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक कार पानी में बहती नजर आई। आपको बता दें कि हैदराबाद के कृष्णा नगर और यूसुफगुड़ा इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पानी की रफ्तार को देखकर लोग खौफजदा हो गए। वहीं सड़कों पर आए इस सैलाब की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में जलभराव का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि यूनिवर्सिटी की कुलपति को ट्रैक्टर पर सवार होकर घर लौटना पड़ा। यूनिवर्सिटी कैंटीन में पानी, कुलपति के दफ्तर में पानी, कमरे में पानी, गैलरी में पानी। जहां तक नजर जाएगी पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस टापू में तब्दील हो गया है। जहां तक पहुंचने के लिए या तो नाव से जाया जा सकता है या ट्रैक्टर से। दरअसल गुरुवार को जब मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की कुलपति विमला देवी आई तो उन्हें घर लौटने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई तो यूनिवर्सिटी के ड्रेनेज सिस्टम और निर्माण पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल यूनिवर्सिटी की बैक साइड में ढमोला नदी है। बारिश की वजह से ढमोला नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से नदी का पानी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया और यूनिवर्सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। फिलहाल पंपिंग सेट की मदद से यूनिवर्सिटी में भरे पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए और किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं सैलाब के चक्रव्यूह में गांव के गांव बंधक बने हुए हैं। दहशत का आलम यह है कि शहर से जोड़ने वाली तमाम सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर रोड पार करने के लिए मजबूर हैं। इसी दौरान रोड पार करते हुए एक लड़के की बाइक खराब हो गई। बाद में उसे धक्का लगाकर निकालना पड़ा। आगे से उठा दे इसको। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सैलावी मार से जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी ने फसल के साथ साथ उनके चारे पर भी संकट ला दिया है।
आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के चलते गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और ये 199.10 तक पहुंच गया है, जिससे गढ़मुक्तेश्वर से सटे गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खेतों से होता हुआ पानी अब घरों तक पहुंचने लगा है। वहीं गांव वालों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिलना तो दूर, कोई निरीक्षण के लिए भी नहीं आया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी बाढ़ ने त्राहिमाम मचा रखा है। एक बुजुर्ग महिला की गंगा में वो डूब गई। बचाव दल ने गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका। हादसा उस वक्त हुआ जब 70 साल की रामवती पशुओं के लिए हरा चारा काटने गई थी। तभी पैर फिसलने से वो गंगा में बह गई। नदी के पास कुछ ग्रामीण अपने खेतों पर काम कर रहे थे। जब ग्रामीण ने देखा तो शोर मचाया, तभी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बाद में गोताखोरों ने महिला को नदी में ढूंढने का प्रयास किया, मगर उसका कुछ पता चला नहीं। वहीं रात होने पर पीएसी की एक गोताखोर टीम गांव पहुंची, लेकिन रास्ता टूटा होने के चलते टीम आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल गंगा नदी उफान पर है, जिसने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है, यहां तक कि पुल भी बह गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सिन्हानिया फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए, जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी भी नोट स्पीकर के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुई। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देश की राजधानी में सिन्हानिया फाउंडेशन ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया वो सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं, ये एक आंदोलन, एक क्रांति है, जिसने हमारे समाज के सबसे संवेदनशील तबके के बच्चों में आत्मविश्वास भरा, उम्मीदें जगाई। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शब्दों ने बच्चों में प्रेरणा भरी। आप सबका साहस, आप सबकी साधना और आगे बढ़ने की जिद हम सबके लिए भी एक प्रेरणा है। आप सबकी अद्भुत परिस्थितियों को देखकर ये साफ दिखता है कि अब सपने सुविधाओं में नहीं बल्कि संकल्प में पूरे होते हैं। इस कार्यक्रम में एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद थी, जिन्होंने शायरी से बच्चों में जोश भरा। भाइयों को बांटने में हम अगर जुट जाएंगे, लाख कोई सिर पटक ले हर तरफ खुल पाएंगे। हम सतह पर जो दिखें पर सोच में फौलाद हैं, बर्फ के गोले नहीं जो हाथ में गल जाएंगे। शायरी के बाद चित्रा त्रिपाठी ने बच्चों को सफलता का मंत्र दिया। हर सुबह नई जिंदगी का श्री गणेश होता है। आज अगर बुरा चला गया या आज हमारे पास पैसों की कमी है, संसाधन की कमी है, उसको भूल जाना है, आगे बढ़ना है। भारत सशक्त तभी कहलाएगा जब समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम सब मिलकर मजबूत करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद उन बच्चों को आगे लाना है जिनकी आवाजें अक्सर दब जाती हैं, जिनके सपने अक्सर हालातों में खो जाते हैं। बच्चों के लिए ये कार्यक्रम और क्यों खास था, ये सुनिए संस्था के मुखिया से। मैं तो बहुत आभारी हूँ कि चित्रा त्रिपाठी जी, प्रियंका जी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, सब लोगों ने बच्चों के लिए यहाँ पे टाइम निकाल के यहाँ पे समय दिया आए हैं। तो हमारा ये मकसद था कि उनको पैसे की कमी की वजह से उनकी कला को जो नरिश करना उनको निखारना है। इस संस्था ने बता दिया है कि कला में शक्ति होती है और ये शक्ति बच्चों को नशे, हिंसा और अपराध से दूर रखकर उन्हें एक रचनात्मक और गरिमामयी जीवन की ओर ले जाती है। और आइए अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की, जहां अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर परिसर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन के लिए 59 नदियों के जल और 112 तीर्थों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाना है। आज ही गृह मंत्री सीतामढ़ी को अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात देने वाले हैं। साथ ही इस ट्रेन के चलने से मां सीता की धरती पुनौरा धाम आने जाने में श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी।
तो आज गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे सीतामढ़ी और यहां पर माता सीता मंदिर परिसर की रखेंगे आधारशिला। आपको बता दें कि सीतामढ़ी अमृत भारत ट्रेन की भी देंगे सौगात गृह मंत्री अमित शाह। आज अमित शाह हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाएंगे। तो अमित शाह का ये बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सीतामढ़ी में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी सहूलियत यहां पर बढ़ सकेगी, आसानी हो सकेगी। जो सीता माता की धरती पुनौरा धाम जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको इस ट्रेन से काफी आसानी होगी। अमृत भारत ट्रेन की सौगात आज क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। आपको बता दें कि भूमि पूजन आज होगा और भूमि पूजन के लिए 59 नदियों के जल और 112 तीर्थों की मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जाना है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है। राम के बाद अब माता सीता का भव्य यहां पर मंदिर बनने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि पुनौरा धाम में माता सीता का ये जो मंदिर है उसके परिसर का भूमि पूजन और शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जन्मभूमि में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है, उल्लास से उमंग है और साथ ही यहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो भगवान राम के बाद अब माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है और ये मंदिर बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा, जिसका शिलान्यास आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको बता दें कि यह भव्य मंदिर पुनौरा धाम में करीब 67 एकड़ में बनेगा। मंदिर करीब 882 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। 3 साल में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस मंदिर में सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, भजन संध्या स्थल भी बनेगा। मंदिर में ऑडिटोरियम के साथ ही साथ पार्किंग का भी निर्माण होगा। गृह मंत्री अमित शाह इसका भूमि पूजन करेंगे। चूंकि सीता मैया मिथिला की बेटी हैं और ऐसे में कई युगों के बाद उनके भव्य मंदिर के शुभारंभ से पहले ही यहाँ के लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपनी बात के अनुरूप, अपने वादे के अनुरूप मिथिला में आकर के माँ जनक नंदिनी सीता जी के विशाल भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए कल पधार रहे हैं। मिथिला के संतों में, मिथिला के वासियों में बहुत हर्ष है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस कार्य के लिए बहुत सुंदर समय का कहीं न कहीं चयन किया है। ये जो चल रहा है श्रावण मास, जहाँ भगवान को लोग झूला झूलाते हैं। तो देखिए, बिहार में जल्द चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल में सीता मंदिर के भूमि पूजन का संदेश राजनीतिक भी है। ऐसे में एनडीए ने इसे भक्ति के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया बनाया है। माता सीता पुनौरा धाम जन्मस्थली सीतामढ़ी, इंतजार था पूरे बिहार के लोगों को और मिथिलावासी को कि ये ऐतिहासिक पल कब आएगा और माता सीता, माता जानकी का मंदिर का निर्माण होगा। बिहार के लोग, देश के लोग पलके बिछाए हुए थे, सभी श्रद्धालु। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, रोमांचित। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद किस तरीके से वो पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया, उसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि बिहार के राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से भी ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और करोड़ों की आबादी ऐसी है जो माता सीता पर विश्वास रखती है, आस्था रखती है। मैं खुद उनमें से एक। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल प्रदेश के चंबा से, जहां पर एक कार खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। हिमाचल के चंबा से ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर खाई में जा गिरी एक कार और इस कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कल वोट चोरी वाले नैरेटिव को नई धार देने की कोशिश की है और एक ही दिन में राहुल गांधी ने 2 बार कई आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। सबसे पहले उन्होंने नई दिल्ली के करीब 71 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिसे वोट चोरी का नाम दिया गया। इस प्रेजेंटेशन में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के नतीजे को वोट चोरी के सैंपल के तौर पर दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने
डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड नाम से एक और प्रेजेंटेशन दी, जहां उन्होंने एक बार फिर चुनावी धांधली के दावे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं तड़प रहा है। तो इस पे हम लोग मजबूती से लगे हैं। ये चीजें ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा था, स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन हो रहा था, और लेकिन बहुत हेल्दी वातावरण था, नहीं निकला। फिर आगे जब बैठेंगे तब सीरियस बैठक होगी तब। राहुल गांधी के आवास पर 25 विपक्षी पार्टियों के करीब 50 नेता मौजूद रहे। मीटिंग में 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने पर सहमति बनी है। तो देखिए, राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जाने के बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दे दिया है और कहा है कि राहुल ने पहले शिकायत क्यों नहीं की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर राहुल गांधी के पास कोई पुख्ता सबूत हैं, तो वो शपथ पत्र देकर उसे चुनाव आयोग के साथ साझा करें। साथ ही उन्हें उन सभी मतदाताओं के नाम और ब्यौरे पेश करने होंगे जिनके नाम कथित तौर पर हटाए गए हैं। राहुल को यह भी बताना होगा कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली, उसका स्रोत क्या है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के मतदाता के कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में रजिस्टर होने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर आपत्ति जताई है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपने आरोपों को कानूनी रूप से साबित करने के लिए शपथ पत्र दाखिल करेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज महिलाओं पर भी इस तरह चढ़ा एक महिला पर कि उसने योगी की तस्वीर का अपने हाथ पर टैटू ही बनवा लिया। तस्वीरों में देखिए, महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला टैटू अपने हाथ में बनवाया है। टैटू में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को भगवा रंग में दर्शाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी की फोटो के नीचे माननीय प्रधानमंत्री जी लिखा है। अब लोग इसे योगी के बढ़ते क्रेज के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस महिला ने टैटू बनवाया है उसका नाम हिमांशी है और वो लखनऊ की रहने वाली है। इस बात में कोई दो मत नहीं कि हिमांशी का सीएम योगी से एक भावनात्मक लगाव है, जिसके चलते उसने अपने हाथ पर उनका टैटू बनवाया है। टैटू बनवाते समय का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।